हेलो एस्पिरेंट, दिस इज प्राची चौबे एंड यू आर वाचिंग एमपी एग्जाम वाला। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसका नाम है संपूर्ण। और संपूर्ण सीरीज का जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एंड जो भी आपकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज ने किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को, सोसाइटी को, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस को किस तरीके से इफेक्ट किया है। तो बिना देरी किए हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लिश हैं, उनका एक्सपेंशन इंडिया में कैसे हुआ। बच्चों, ये कई साल पुरानी बात है जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अरब और ईरान, पर्शिया के कई सारे लोग भारत से ट्रेड करते थे और भारत से ट्रेड करने के बाद यहाँ के वो ऑर्नामेंटल सामान, कई सारे खूबसूरत सामान को यूरोप ले जाते थे। और जब यूरोप में वो ये सारी चीजों को प्रस्तुत करते थे, वहां पर प्रेजेंट करते थे, तो यूरोप वासी यही पूछते थे कि आखिर इतना खूबसूरत सामान आया कहां से है। और उन सब की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम रहता था, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से इतिहास में जाना जाता था। और किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए और इस सोने की चिड़िया को, आप कह सकते हो कि सोने की चिड़िया के धीरे 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 पंख कटते गए। और हमें जब आजाद भारत में हम पहुंचे तो हमें सिर्फ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पोवरिशमेंट एंड इनडेप्टनेस ही देखने को मिली। तो हम देखेंगे कि आखिरकार ये स्थिति कैसे बनी। तो ये बात है बच्चों, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये बात है आपकी यहाँ पे हम जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पढ़ रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये बात है 1600 ईस्वी की। ये बात है 1600 ईस्वी की, जब क्वीन एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया, दैट इज एक्सक्लूसिव चार्टर, दैट ट्रेडर्स कैन ट्रेड इन द ईस्ट। और ईस्ट में इन ट्रेडर्स ने ट्रेड करके एक एक एम्पायर के साथ ट्रेड किया। और आप कह सकते हो कि यही ट्रेडिंग, आप कह सकते हो, रूलिंग में बदल गई। और जैसे ही ट्रेडिंग रूलिंग में बदल गई, रूल पावर में बदल गई, एक एक करके सारे एम्पायर दहते गए और इसका शिकार भारत भी बना। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के, आप कह सकते हो, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर देने से पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ने जब ये देखा कि भारत में कई सारा सोना है, भारत में कई सारी खूबसूरत चीजें हैं जिसका ट्रेड अगर किया जाएगा तो हमें बहुत फायदा होगा, यही कारण है कि कोलंबस भारत की खोज में निकल चले। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब ये भारत की खोज में निकल चले बच्चों, तो इन्होंने बेसिकली देखेंगे तो इन्होंने वेस्ट का रास्ता अपना लिया। और वेस्ट का रास्ता जैसे ही कोलंबस ने अपनाया तो इन्होंने इंडिया की खोज ना करते हुए इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। तो आप कह सकते हो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोलंबस जो है वो कहां पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। उसके बाद 1498 की बात है बच्चों, जब वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी की थी। और केप ऑफ गुड होप के थ्रू, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज केप ऑफ गुड होप, और केप ऑफ गुड होप के थ्रू यहां से ये सी रूट के थ्रू भारत में आए थे। ये आप लोग नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद 1600 आता है और 1600 में आपकी जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है, क्वीन एलिजाबेथ की यहाँ पे बात हो रही है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने आपका यहाँ पर चार्टर दे दिया, एक्सक्लूसिव चार्टर, जिससे कि इनको राइट मिल गया था कि यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो ईस्ट में जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द बैकग्राउंड जो कि मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं किस तरीके से सी रूट के थ्रू जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं, जो कि भारत नहीं, ये आपका सोने की चिड़िया है। और इसी सोने की चिड़िया की चाह में, आप कह सकते हो लालच में, लालच बहुत बुरी चीज है, यस और नो। तो इसी के लालच में जो यूरोपियंस हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ से ट्रेड किया और उन्होंने फीसली ट्रेड किया। और ट्रेड करने के बाद जो आपका रूलिंग में बदला, तो भारत में जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी आपके नवाब थे, महाराजा थे, बादशाह थे, वो एक एक करके दहते गए। और इसका शिकार जो है वो सारे के सारे एम्पायर बने। और अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स जो ट्रेड करने आए थे वो अब यहाँ पे रूल कर रहे हैं। देखेंगे हम कि ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ बेसिकली। यहाँ पर जैसे कि
कोस्ट की बात करेंगे कि आखिरकार जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी। यस और नो? मैं आपको बता दूं ये फैक्ट्रीज कम थी बच्चों, ये फैक्ट्रीज कम थी, किलेदारी ज्यादा थी। मतलब ये हमको फैक्ट्री जैसी नहीं दिखती थी जो आप सोचो कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं मतलब मशीन होगी, ऐसा कुछ नहीं था। ये किले जैसे ज्यादा दिखते थे क्योंकि कई सारा सामान जो ये ट्रेड करने के लिए लाते थे या इन्हें ले जाना होता था उनको वो सभी उस किले में रखते थे। और इतना ही नहीं, उन किले के बाहर ये किलेदारों को भी छोड़ देते थे, मतलब आप चौकीदारों को भी छोड़ देते थे जिससे उसका प्रोटेक्शन हो सके। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो जैसे ही हम बात करेंगे कि इन्होंने कहां कहां पे एस्टैब्लिशमेंट किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट से जो आपको दिखाया गया है दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट से दिखाया गया है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। देख लेते हैं हम एक बार। I don't know why this board is creating problem. ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न कोस्ट की तो वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की हुई है, देन यहाँ कैम्बे में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की है, फिर आप देखोगे यहाँ बॉम्बे में भी इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की हुई है, देन यहाँ कैन्नौर में भी स्टैब्लिश की हुई है। कि कैन्नौर की जो स्टोरी है वो हम एंग्लो मैसूर वॉर में भी आगे पढ़ने वाले हैं। देन यहाँ फोर्ट विलियम्स आप सभी को पता है, यहाँ फोर्ट विलियम इन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है। देन हुगली पे, उसके बाद यहाँ विशाखापट्टनम आप देख सकते हो जो कि आज के आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि 3 जब इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी उसमें से गिना जाता है इसको। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फोर्ट सेंट डेविड जो कि ये सबके सब किस में आते थे बच्चों, मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर किलेदारी कर रखी है, मतलब कि फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रखी है। तो आप मैप के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हो। इसके बाद जब हम देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है इनका आखिरकार सेटलमेंट हुआ कैसे, तो बच्चों फिर से आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी और वो छोटी सी कहानी ये है कि जब इनको क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू यहाँ पे चार्टर मिला हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ ने जब यहाँ पे इनको चार्टर दिया था कि ट्रेड करने के लिए, तब यहाँ पर 1603 की बात है, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और यहाँ पर जो मुगल बादशाह रहते हैं वो रहते हैं जहांगीर। और मैं आपको बता दूं जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनके जो सक्सेसर होते हैं वो होते हैं जेम्स वन। यस, जेम्स वन। और इनको एक खबर मिलती है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, हेक्टर नाम की शिप से विलियम हॉकिंस भारत में आते हैं और जहांगीर के दरबार में ये जाते हैं। जब ये जहांगीर के दरबार में जाते हैं तो वहां पर इनकी जमीन को चूमते हैं, इनके कदमों को चूमते हैं और उसके बाद उनसे परमिशन लेते हैं ट्रेड करने की। दो जहांगीर इनको ट्रेड करने की परमिशन दे देते हैं बट फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं देते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं देते हैं तब जेम्स वन को ये खबर पहुंचती है कि भाई फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं दी है। तो जेम्स वन कहते हैं क्या हमारे लिए एक परमिशन मांगना भी इतना कठिन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जहांगीर मुगल बादशाह को ऐसी चीजें पेश करो जिससे उनको उन चीजों की आदत लग जाए, उन चीजों की लत लग जाए, जिससे वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और अल्टीमेटली हमें परमिशन दे दे। तो आप कह सकते हो यही भारत की कमजोरी थी। और जैसा कि मैंने आपको कहा लालच बहुत बुरी बला है। जेम्स वन, आप कह सकते हो जेम्स वन जो है वो अल्टीमेटली बाद में किसको भेजते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात करेंगे कि ये 1615 की बात है। 1615 में ये टॉमस रो को भेजते हैं एम्बेसडर बना के जहांगीर के दरबार में और उनको ऐसी खूबसूरत चीज पेश करते हैं यूरोप की, जिससे जहांगीर को उन चीजों की आदत लग जाती है। और जैसे ही जहांगीर को आदत लग जाती है तो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर एक लेटर है जो कि सलीम जहांगीर ने लिखा हुआ है जेम्स वन को, और इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि जो सुख सुविधाएं आपने हमें पहुंचाई हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो जारी रहनी चाहिए। और इसके बदले में ही बच्चों ये परमिशन दे देते हैं फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की। और उसके जब फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन देते हैं तो अभी हम इसके आगे देखेंगे कि फैक्ट्री कहां कहां पे इन्होंने स्टैब्लिश की। तो ये लेटर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है
सलीम जहांगीर लेटर टू जेम्स वन, और इस लेटर में साफ 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 लिखा हुआ है कि जितनी भी अपॉन विच एश्योरेंस ऑफ योर रॉयल लव, जो भी रॉयल लव आपने दिया है वो जारी रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इन्होंने कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की हुई है, तो आप देख सकते हो। इसके बाद फोर्ट विलियम जो कि इन्होंने बंगाल में स्टैब्लिश किया था, देन फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में था, देन आपका यहाँ पे बात करते हैं बॉम्बे कैसल की जो कि यहाँ पे बॉम्बे में था। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू टिल नाउ। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार इनकी स्टैब्लिशमेंट और कहाँ कहाँ पे थी। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों ईस्टर्न कोस्ट की, कि ईस्टर्न कोस्ट में इन्होंने कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था। तो आपको पता होना चाहिए हरिहरपुर और बालासोर जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है, वहां पे इन्होंने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद हम देखेंगे तो काजिम बाजार और हुगली जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का उस टाइम हिस्सा था, वहां पे इन्होंने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद बालासोर जो कि हम देखेंगे, बालासोर आप सभी को पता है नॉर्थ उड़ीसा का हिस्सा है, वहां पर भी इन्होंने क्या स्टैब्लिश करी थी? फैक्ट्री। तो ये इस तरीके से ईस्टर्न कोस्ट पे इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न कोस्ट की, तो वेस्टर्न कोस्ट में सूरत था, हमने देखा था, यस और नो। फिर यहाँ पर इंग्लिश सेटलमेंट जो है किस तरीके से आपका सेटलमेंट हुआ, यहाँ पे वो बात हो रही है। इसके पहले, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक मैप आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ। ओके तो यहाँ पे हम बच्चों समझेंगे, सबसे पहले तो आपको एक टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। टाइमलाइन में हम ये समझेंगे, देखिए टाइमलाइन में हम ये समझेंगे कि यहाँ पे है आपका 1707। 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की डेथ, यस और नो। तो यहाँ पे हो जाएगा डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की यहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर बच्चों यहाँ पे बात होती है 1717 की। यहाँ पे क्या होता है? आपके फर्रुख सियार, फर्रुख सियार का नाम आ रहा है, माइंड इट, आई रिपीट, फर्रुख सियार, ये यहाँ पे फरमान इशू कर देते हैं। फरमान में इशू करने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि फर्रुख सियार के पैर में एक प्रॉब्लम हो जाती है और उस प्रॉब्लम को कोई ठीक नहीं कर पाता है इंडियंस में, और वहीं पे एक विलियम हैमिल्टन, एक इंग्लिश मैन होते हैं जो कि फर्रुख सियार की इस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, और यही कारण है कि फर्रुख सियार जो है इनको फरमान इशू कर देते हैं। फर्रुख सियार एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, किस चीज का? इस चीज का कि कभी भी हमें इमोशंस में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और कभी भी एक्साइटमेंट में, खुशी में कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्रुख सियार ने जो डिसीजन लिया, आप कह सकते हो कि इस डिसीजन के बाद भारत 200 साल तक के लिए लगभग गुलाम हो गया था। हालांकि इसमें सिर्फ फर्रुख सियार का रोल नहीं है, बाकी सबका भी रोल है, लेकिन हाँ, फर्रुख सियार के एक डिसीजन ने ब्रिटिशर्स को एक रास्ता दे दिया था इंडिया में क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए, और बाद में वही कारण बन गया था रूल करने के लिए भी। तो फर्रुख सियार 1770 में इनको गोल्डन फरमान इशू कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि इनके लिए ड्यूटी फ्री ट्रेड जो हो जाता है, मतलब कि ट्रेड आप करोगे, टैक्स नहीं दोगे, है ना, ट्रेड बिना टैक्स के आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं 1757 की, जहां पर आपका बेसिकली क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं 1764 की, जहां पर आपका होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद बच्चों कई सारे ऐसे बैटल्स होते हैं जहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे होंगे एंग्लो मैसूर वॉर, देन यहाँ पे आप देखोगे एंग्लो मराठा वॉर, देन यहाँ पे आपके होने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर। तो ये सारे के सारे कई सारे इस तरीके से वॉर होते हैं, और धीरे धीरे जो भारत की भूमि है वो किसके कब्जे में चली जाती है? ब्रिटिशर्स के कब्जे में चली जाती है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जहांगीर का टाइम है, यहाँ अगर हम 1600 भी ले लेंगे तो ब्रिटिशर्स का जस्ट यहाँ पे अराइवल हुआ है, यस और नो, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एम्पायर जो है मतलब कि बिल्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनका ट्रेड चल रहा है। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और यहाँ पे अल्टीमेटली जो इनका डिक्लाइन होता है वो 1947 में होता है, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, यस और नो। तो आप कह सकते हो यहाँ तक का जो पार्ट है ये सिर्फ इनका ट्रेड का था कि भाई ट्रेड कर रहे हैं, यस और नो। बैटल ऑफ प्लासी के बाद से हम जब बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर, इनकी बात करेंगे, तो यहाँ पे इनका हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो यहां पे हम देखेंगे, ओके, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां इनका ट्रेड भी है,
प्लस इनका रूल भी चल रहा है। यस और नो, ट्रेड भी चल रहा है, रूल भी चल रहा है। आगे आप कई सारा देखोगे तो इनका दूसरा भी फेस आ जाता है, डेवलपमेंट का फेस। यहाँ डेवलपमेंट भी होता है। हालांकि ये जो इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो हम लास्ट में एक बार अच्छे से डीपली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ब्रिटिशर्स किस तरीके से ट्रेड करने आए थे और यही ट्रेड जो है आखिरकार किस तरीके से रूलिंग में भी बदल गया और ब्रिटिश हम कह सकते हैं कि हम अंडर कॉलोनियल रूल आ गए। ओके, तो अभी हम बच्चों देखेंगे, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे किसके बारे में। यहाँ पे हमने ये देखा कि आखिरकार किस तरीके से आपके फोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी डिस्कस करने के लिए बच्चों फिर से हमें एक ब्लैंक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमें यहाँ पे अगेन समझना पड़ेगा। ओके, ओके, ठीक है। तो ब्लैंक स्लाइड में हम अब यहाँ पे समझेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी आखिरकार क्यों हुआ है। तो सबसे पहले जब मैं बात करूंगी बैटल ऑफ प्लासी की, तो बच्चों आप यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका भारत है। यहाँ पे आपकी है बंगाल प्रेसिडेंसी, ये आपका क्या है, बंगाल। और इस बंगाल में यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ बैठे हुए हैं सिराज उद दौला। कौन बैठे हुए हैं, सिराज उद दौला, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों बैठे हुए हैं सिराज उद दौला जी, यहाँ बैठे हैं सिराज उद दौला। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये वाला जो रीजन है ना बच्चों, ये आपका कैरनेटिक रीजन है। कौन सा रीजन है, कैरनेटिक रीजन है। अब ये जो आपका कैरनेटिक रीजन है ये ऑलरेडी किसके अंडर में है, ये पहले से ही ब्रिटिशर्स के अंडर में है। अब यहाँ पर कैरनेटिक रीजन की जब मैं बात करूंगी तो इनके सिराज उद दौला जी के नाना होते हैं, ठीक है ना, नाना होते हैं। उनका नाम रहता है अली वर्दी खान। क्या नाम रहता है, अली वर्दी खान। किसके नाम रहता है, इनके नाना का नाम रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इनको पता चलता है सिराज उद दौला को कि हाँ यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए हैं, कैरनेटिक रीजन इन्होंने जीत लिया है, तब यहाँ के रूलर होते हैं अली वर्दी खान। अली वर्दी खान बहुत बुजुर्ग इंसान रहते हैं जो कि नवाब होते हैं बंगाल के। जब अली वर्दी खान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है बच्चों, तब ये सिराज उद दौला को बुलाते हैं और सिराज उद दौला से कहते हैं कि बेटा सिराज उद दौला, मेरे बाद तुम्हें ही गद्दी पे बैठना है, लेकिन मैं एक तुमसे वादा चाहता हूं और वो वादा ये है कि भारत की भूमि पे कई सारे अंग्रेज आ चुके हैं और वो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तुम ट्रेड करने की परमिशन मत देना, क्योंकि तुमने ट्रेड करने की परमिशन दे दी तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब हमारी भारत की भूमि हमारे हाथों से फिसलकर अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी और इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। और यह कहने के बाद जो है अली वर्दी खान की, इनके नाना की डेथ हो जाती है और गद्दी पे बच्चों बैठ जाते हैं सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जब गद्दी पे बैठते हैं तो इनको अपने नाना की बात बहुत अच्छे से याद रहती है। क्या याद रहती है, कि मुझे ब्रिटिशर्स को ट्रेड नहीं करने देना है। यही कारण है बच्चों कि इनके अंदर एक इमोशनल मोटिवेशन होता है ब्रिटिशर्स के लिए कि उनको ट्रेड नहीं करने देना है, या जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो गलत है। इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज होते हैं, उसमें से आपका एक कॉज तो बच्चों ये रहता है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला तो भाई सिराज उद दौला को दिक्कत ये होती है कि तुम हमारे बंगाल में फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हो भाई, हमारे बंगाल में आप फोर्टिफिकेशन कैसे कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनको फोर्टिफिकेशन से। किससे प्रॉब्लम होती है, फोर्टिफिकेशन से, कि भाई नवाब मैं हूं, मेरी जमीन पे मुझसे बिना पूछे तुम फोर्टिफिकेशन कैसे कर रहे हो। फोर्टिफिकेशन कर रहे हो तो ठीक है, अपनी फैक्ट्री बना रहे हो तो ठीक है, वहां तुम लोगों को भी वहां पे लगा के रखे हो, भाई तुम्हारी फैक्ट्री है कि यहाँ पे आर्मी तैयार हो रही है, आखिर बात क्या है। तो सिराज उद दौला को इनकी ये बात पसंद नहीं आती। दूसरी बात सिराज उद दौला को बच्चों क्या पसंद नहीं आती, तो आपको ये पता होना चाहिए, वो पसंद नहीं आती है मिसयूज ऑफ दस्तक मतलब कि फरमान, मतलब कि जो फर्रुखसियार ने इनको ट्रेड करने के लिए जो दस्तक दिया था, जो फरमान दिया था, गोल्डन फरमान इशू किया था, उसका ये मिसयूज कर रहे थे। अब मैम मिसयूज कैसा कर रहे थे ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो बच्चों मिसयूज ये लोग ऐसा कर रहे थे कि यहाँ पर जो ट्रेड करने के लिए जो दस्तक दिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, मतलब कि कंपनी अगर ट्रेड करेगी तो टैक्स नहीं भरेगी, यस और नो। लेकिन यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, जब वो अपना पर्सनल सामान भी लेके आते थे, पर्सनल सामान, तो वो वहां पर क्या करते थे, कह देते थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सामान है, ताकि पर्सनल लोग भी टैक्स देने से बच जाए, मतलब कि पर्सनल टैक्स देने से भी उनका बच जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही कारण है, सिराजुद्दौला को यही चीज पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो पैसे दे नहीं रहे, तो रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं रहा है। अब जो पर्सनल एम्प्लॉय का जो टैक्स आना चाहिए तुम वो भी चुरा रहे हो, ये कह के कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सामान है, तो ये तो गलत बात है, यस और नो, गलत बात है कि नहीं? तो ये गलत है। तो इस यही कारण है कि दस्तक का मिसयूज करने लगे थे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय। तो ये भी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। तो उसके बाद बच्चों क्या होता है कि क्योंकि सिराजुद्दौला को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे किले में जाते हैं और किले में जाकर यहाँ से लगभग 143 लोगों को पकड़ते हैं। और 143 लोगों को पकड़ने के बाद यहाँ पे एक कोठरी रहती है जो कि लगभग 28 फीट ऊंची रहती है और 12 फीट चौड़ी रहती है। एक छोटी सी खिड़की होती है इसमें फैक्ट्री के इस कमरे के अंदर, बहुत छोटी सी खिड़की, और यहाँ पे इनको लॉक कर दिया जाता है, लॉक बंद कर दिया भाई। अब जैसे ही बच्चों इनको बंद कर देते हैं तो यहाँ पर जब सुबह उठ के देखा जाता है तो सफोकेशन के कारण सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बच पाते हैं एनी हाउ, और बाकी सब लोगों की डेथ हो जाती है। जैसे ही सब लोगों की डेथ होती है तो यहाँ बैठे रहते हैं आपके कौन? सिराज उद दौला। और सिराज उद दौला को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है कि आखिरकार, सिराज उद दौला नहीं, रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ क्लाइव बैठे हैं, रॉबर्ट क्लाइव है ना, यहाँ पे क्लाइव जो हैं आपके क्लाइव हैं, इनको बहुत गुस्सा आ जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा इंसिडेंस कैसे किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अंग्रेजों को, हमारे ब्रिटिशर्स को इतने अमानवीय व्यवहार की तरह कोठरी में बंद करके, सफोकेशन के कारण वो लोग मर गए। अगर कुछ बात थी तो तुम कर सकते थे ना कि फोर्टिफिकेशन क्यों किया है या फिर जो भी रीजन है, बट इस तरीके से अमानवीय व्यवहार करने की क्या जरूरत है? तो यहीं पे क्या होता है, जो आपके रॉबर्ट क्लाइव होते हैं यहाँ पे ये हमला बोल देते हैं, और हमला जैसे ही बोलते हैं तो यहाँ से आपके बच्चों, यहाँ से लैंड रूट की तरफ से ये अटैक करते हैं। कौन अटैक कर रहा है यहाँ पे? रॉबर्ट क्लाइव। और यहीं से आपके सी रूट से अटैक करते हैं वॉटसन, कैप्टन वॉटसन। ये भी आपको नाम याद होना चाहिए, कैप्टन वॉटसन। अब बच्चों यहाँ पे ये लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही ये उनके ऊपर अटैक करते हैं तो यहाँ पर जो, और ये आपके यहाँ पे कौन है? सिराजुद्दौला यहाँ पे हाथ खड़े कर लेते हैं भाई कि मैंने कुछ नहीं किया। वो हाथ खड़े कर लेते हैं, क्या बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हो जाती है कि भाई अपना देखेंगे, अब यहाँ पे किसी भी तरीके की इस तरीके की इनह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये साइन कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब बच्चों देखो, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हो गई, लेकिन बट अभी भी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला शांत नहीं बैठने वाले। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के लोगों के साथ तो अमानवीय व्यवहार किया है, उनकी तो बेइज्जती हो गई है, और सिराजुद्दौला तो इनको टिकने नहीं देने वाले, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स काम करें। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सिराज उद दौला जो हैं यहाँ पर फिर से जाते हैं, और यहाँ पर कहाँ पे जाते हैं? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं, और कंपनी के पास वापस से जाने के बाद, यहाँ पे कंपनी के पास वापस से जाने के बाद लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और यही कारण है कि रॉबर्ट क्लाइव अब इनके ऊपर अटैक करने वाला है। तो दिस इज द होल स्टोरी, दिस इज द होल बैकग्राउंड बिहाइंड बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी के बिहाइंड का बैकग्राउंड था। समझ में आया कि नहीं? आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अब हम बच्चों देखेंगे कि आखिरकार आपका यहाँ पे होता क्या है। देखो, तो दिस वाज द कॉज कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। ब्लैक होल ट्रेजेडी आप देख सकते हो, इतनी सी खिड़की है, लोग देख रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग वहां पे थे कि 23 लोग ही बच पाए। तो दिस वाज ब्लैक होल ट्रेजेडी बेसिकली। देन आपका यहाँ पर है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पे हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई नेगोशिएशन काफी टाइम तक चलता रहा, लेकिन फाइनली ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की आर्मी को लीड किया अगेंस्ट सिराजुद्दौला, और बैटल ऑफ प्लासी आपका फॉट हुआ। अब बैटल ऑफ प्लासी में हम बच्चों बात करेंगे कि यहाँ पर आपके कौन सी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व थी। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स की आर्मी को जो लीड कर रहे थे दैट वॉज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वॉज वेरी एम्बिशियस एंड आप कह सकते हो स्ट्रैटेजिक पर्सन, जिसकी स्ट्रैटेजिक विजन के कारण
कारण जो सिराजुद्दौला हैं वो हार गए। एंड ही वाज, रॉबर्ट क्लाइव वाज आल्सो वेरी वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। इनकी डिप्लोमेसी के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने बेसिकली क्या किया मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया यहीं पे हम समझ लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले तो ट्रेड प्रिविलेजेस का ये मिसयूज कर रहे थे। बैटल ऑफ प्लासी में इन्होंने ही आर्मी को लीड किया था। उसके बाद इन्होंने कलकत्ता को फोर्टिफाइड किया था बिना नवाब के परमिशन के, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि तुम हमारे देश में आए हो और अपनी कैसे चला सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही कारण है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का ये रोल रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है बैटल ऑफ प्लासी, कितना भयानक वॉर चल रहा है यहाँ पे। कुछ कुछ हाथी भी लिए हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये कलकत्ता का जो हम बात कर रहे थे ना, कलकत्ता का जो फोर्ट है वो फोर्ट विलियम, ये हमको दिख रहा है। ये प्लासी वाला एरिया है, युद्ध चल रहा है, काफी सारे घोड़े भी हैं, कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, तलवार का यूज हो रहा है, सब कुछ। तो दिस वाज बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे दूसरे आते हैं आपके सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बिल्कुल नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स हमारी जमीन पे आके कब्जा करें, और यही कारण है बच्चों कि यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। वॉर फॉट करने से बिल्कुल लड़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर घर का भेदी लंका ढाई वाली कहानी हो जाती है। यहाँ के जो सिराजुद्दौला के जो कमांडर रहता है मीर जाफर, वो बेसिकली किससे हाथ मिला लेता है? ब्रिटिशर से हाथ मिला लेता है। और मैं आपको बता दूं, ब्रिटिशर से जब ये हाथ मिलाता है, किसकी बात कर रही हूँ बच्चों, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मीर जाफर की, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला को क्या देते हैं? ब्राइब दे देते हैं कि भाई कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मतलब अगर हम वॉर जीत जाते हैं तो तुम्हें नवाब बना देंगे। मीर जाफर तो बड़े खुश, वाह 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 बहुत ही बढ़िया, ये तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ का नवाब बनूंगा। तो आखिरकार आप ही बताओ मीर जाफर क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स का? बिल्कुल, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ब्रिटिशर्स में हाँ कर दी कि मैं बिल्कुल आपका सपोर्ट करूंगा। सोचिए आप, मिलिट्री इन कमांडर को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, मतलब अपने साथ मिला लिया, जिसे सारी की सारी रणनीति पता थी, सारी की सारी खुफिया जानकारी पता थी, सारी की सारी सुरंग पता थी, उनको इन्होंने अपने साइड मिला लिया। तो अब घर का भेदी जब लंका ढाएगा तो फिर इनकी हार तो सुनिश्चित है। ये सुनो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? कौन सा है? रावण का। ये सुनो, तो ये आपके बेसिकली कौन थे? सिराजुद्दौला, जो कि नवाब थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे ब्लैक होल ट्रेजेडी की। इन्होंने लगभग 146 इंग्लिश पर्सन्स को कैद कर लिया था, और इसमें से सिर्फ 23 ही सरवाइव कर पाए थे। ट्रेड प्रिविलेज का ये मिसयूज हो रहा था, तो इससे इनकी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही थी। देन यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश फोर्ट को भी पकड़ लिया, सीज कर लिया था, और उसके बाद आपका क्या हो जाता है? बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों आ जाते हैं आपके मीर जाफर, जो कि कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के। और मीर जाफर जाने जाते हैं बिट्रे के लिए, धोखेबाज के लिए। ही स्टैब्ड फ्रॉम द बैक, किसके लिए? सिराजुद्दौला को स्टैब करते हैं, और किसके साथ हाथ मिला लेते हैं? एंड ही शुक द हैंड विद ब्रिटिशर्स, इंग्लिश के साथ हाथ मिला लेते हैं, और इस तरीके से ये धोखा देते हैं किसके लिए? सिराजुद्दौला को, इन द बैटल ऑफ प्लासी। देन आपके यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके राय दुर्लभ। जो राय दुर्लभ थे, ये भी एक तरीके से नवाब की आर्मी में एक कमांडर थे, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, और ब्रिटिशर्स के साथ मिलने के बाद इन्होंने भी सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जगत सेठ। जगत सेठ बेसिकली एक बैंकर थे, और यहाँ पर इनको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होने के लिए। फिर उसके बाद आपके आते हैं उमीचंद। उमीचंद आते हैं, उमीचंद जो कि बंगाल के मर्चेंट रहते हैं बच्चों, और ये जो मर्चेंट रहते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नवाब के कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट ये भी रहते हैं। तो आपको इन सबका नाम याद रखना है, उमीचंद, मीर जाफर, और उसके बाद हमने एक और कौन सा देखा? राय दुर्लभ। इज द पॉइंट क्लियर टू यू? तो ये सबके सब आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई आखिरकार बैटल ऑफ प्लासी का मैम इफेक्ट क्या हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी का बच्चों ये इफेक्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो इसके अलावा आपके बैटल ऑफ प्लासी के साथ आपके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक इफेक्ट को देखा गया था। पॉलिटिकल, सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकली देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब हम पॉलिटिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो जिस तरीके से इंग्लिश ने प्रॉमिस किया था कि भाई मीर जाफर तुम्हें नवाब बनाया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी जो था, so बैटल ऑफ प्लासी sowed the seeds of the foundation of the British Empire in India, and after sowing the seeds they put
पुट मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल, और इस तरीके से वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। और जैसे ही नवाब बनाते हैं, मीर जाफर को यहाँ पे कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि मैंने शायद अपनों के साथ गलत किया, क्योंकि अपनों के साथ गलत करने से बच्चों क्या होता है, अपना भी नुकसान, अपनों का भी नुकसान होता है और आपका खुद भी नुकसान हो जाता है। वही मीर जाफर ने फेस किया। तो मीर जाफर ने जब देखा कि किसका नुकसान हो रहा है, मेरा ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं रूलर नहीं हूं, मैं पपेट रूलर हूं, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे ब्रिटिशर्स कह रहे हैं करने को। इस तरीके से ये क्या करते हैं, मीर जाफर ये डच की मदद ले लेते हैं, कि डच की ये मदद लेते हैं कि भाई मेरी हेल्प करो। जैसे ही बच्चों ये डच की मदद लेते हैं तो क्या होता है, डच की जैसे ही मदद लेते हैं तो यहाँ पे डच इनकी मदद करते हैं। अब यहाँ पे कौटिल्य का मंडल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। कैसा वाला मैम? मंडल कॉन्सेप्ट। मंडल कॉन्सेप्ट ये अप्लाई हो जाता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के दुश्मन डच है, और डच के दुश्मन कौन है, सॉरी ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के दुश्मन कौन है, डच, लेकिन यहाँ पे बैठा कौन है, नवाब में कौन बैठा है, मीर जाफर। तो यहाँ पर दुश्मन कौन हो गए, मीर जाफर भी दुश्मन हो गए, दोनों के दोनों दुश्मन हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो डच को बैटल ऑफ चिंसोरा में हरा देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनका इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ ऊपर, हमारे ऊपर पड़े। और इस तरीके से मीर जाफर को यहाँ से ये गद्दी से हटा देते हैं, बोलते हैं तुम कोई काम के नहीं बच्चे हो, बच्चे अब तुम निकल लो, अब यहाँ पे बैठेगा वो जो हमारी बात सुनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम देखेंगे कि मीर जाफर को गद्दी से बिठाने के बाद ये यहाँ पे बिठा देते हैं मीर कासिम को। किसको गद्दी पे बिठा देते हैं? मीर कासिम को। तो यही ये जितनी भी मैंने आपको बात बताई है, दिस इज द स्टोरी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये किसको गद्दी पे बिठा देते हैं? मीर कासिम को। अब लेकिन मीर कासिम जो है बच्चों, दिस वॉज द पॉलिटिकल, समझ में है। इकोनॉमिक इफेक्ट में, इकोनॉमिक पहले हम ये समझ लेते कि भाई मीर कासिम गद्दी पे बैठा। अब बच्चों देखो, मीर कासिम गद्दी पे बैठा हुआ है। मीर कासिम जो है, ये जो पर्सन है इसको पता है, क्योंकि ये जो है मीर जाफर का दामाद है। इसने अपने ससुर को देखा है किस तरीके से ब्रिटिशर्स उसको टॉर्चर करते थे और किस तरीके से कंट्रोल करते थे। यही कारण है कि मीर कासिम जो है उसने अच्छे से कंट्रोल कर रखा था। किसके ऊपर कंट्रोल कर रखा था बच्चों? तो इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ था मिलिट्री के ऊपर। इन्होंने मीर कासिम ने मिलिट्री को मॉडर्न लाइन पे इक्विप किया था, एज वेल एज इनको ट्रेन किया था। और जैसे ही इनको इक्विप किया था, ट्रेन किया था, इसलिए ही किया था क्योंकि अगर मुझे कभी ब्रिटिशर से लड़ना पड़े तो मुझे हार का सामना नहीं करना पड़े। यही कारण है कि मीर कासिम थोड़े एम्बिशियस पर्सन थे। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इनके साथ बैटल फॉट हुआ और आगे स्टोरी क्या हो। इसके अलावा हम इकोनॉमिक इंपैक्ट देख लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर के। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट में जो 24 परगना की जमींदारी थी वो किसके पास चली गई बच्चों? तो वो ब्रिटिशर्स के पास सीधे की सीधे चली गई। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जितने भी ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए, और जितना भी अब वो ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की, कि भाई आखिरकार आपका बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि आपका बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ है। तो बैटल ऑफ बक्सर समझने के लिए हमें फिर से एक ब्लैंक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। ब्लैंक स्लाइड में हम समझेंगे कि आपका बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ है बच्चों, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर ओके, बैटल ऑफ बक्सर हम समझ रहे हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपका बंगाल है, ये आपका अवध वाला इलाका है, और यहाँ पे आपका दिल्ली है। ये सुनो, ये आपका क्या है बच्चों? तो ये है आपका बंगाल। यहाँ पे क्या है? तो ये है आपका अवध, ठीक है। और ये क्या है आपका? तो ये है आपका दिल्ली, जहां पे मुगल शासन चल रहा है, मुगल शासन चल रहा है। यहाँ मुगल बादशाह गद्दी पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और जाननी पड़ेगी, वो चीज ये जाननी पड़ेगी कि यहाँ पे बंगाल में कौन बैठा हुआ है। तो बंगाल में बैठे हैं ताज पहन के मीर कासिम। कौन बैठा है यहाँ पे? मीर कासिम। अब यहाँ अवध में कौन बैठा है बच्चों? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ बैठे हैं शुजा उद दौला। कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? शुजा उद दौला।
और अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में आपके बच्चों बैठे हुए हैं यहां पे आपके बैठे हैं शाह आलम टू, शाह आलम टू। और गवर्नर जनरल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को थोड़े गंदे कलर से बना देते हैं हम, तो यहाँ पे आपके गवर्नर जनरल में यहाँ पे कौन बैठा है, हेक्टर मुनरो। कौन है, हेक्टर मुनरो। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो यहाँ आपको पता है ये आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये अवध है और ये आपका दिल्ली है। ये आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मीर कासिम जो रहते हैं इनको पता है भाई मैं अकेला ब्रिटिशर से नहीं लड़ सकता, क्योंकि उनके पास बड़ी आर्मी भी बढ़िया है, मॉडर्न लाइंस पे आर्टिलरी आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी बहुत ज्यादा है जो कि मेरे पास लैक कर रहे हैं। इसीलिए ये सूजा उद्दौला से बाजू में अवध से मदद मांगते हैं कि भाई तुम नेबरिंग किंगडम हो। सूजा उद्दौला के पास उस टाइम पे बहुत जमीन भी थी बच्चों, और उस टाइम पे ये उनके पास मिलिट्री भी बहुत अच्छी थी, इसलिए ये सूजा उद्दौला से मदद मांगते हैं कि भाई अगर मैं हार गया तो तुम्हारा जो रास्ता है वो मेरे घर से ज्यादा दूर थोड़ी है, ब्रिटिशर्स को एक दिन भी नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर अटैक करने में, इसलिए तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम सब मिलकर ब्रिटिशर्स को हराते हैं। यही कारण है कि सूजा उद्दौला हाँ कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं शाह आलम टू के पास, जो कि मुगल बादशाह बनके दिल्ली में बैठे हुए हैं। और मुगल बादशाह शाह आलम टू से ऐसा कहा जाता है कि तुम मुगल बादशाह हो, और तुम अगर मुगल बादशाह हो, हम लोग मुगल बादशाह का जो साम्राज्य फैला हुआ है उसके साम्राज्य में होते हुए हम लोग ब्रिटिशर से हार जाएं, तुमसे ये देखा जाएगा। इससे अच्छा ये है कि तुम भी हमारे साथ मदद करो और हम सभी ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश करेंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये लोग की इन तीनों जन की कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन हेक्टर मुनरो की आर्मी बहुत बढ़िया थी, उनके पास मिलिट्री भी ज्यादा थी, उसके बाद इनके पास मॉडर्न लाइन पे इक्विपमेंट भी ज्यादा थे, आर्म्स भी ज्यादा थे, एम्युनिशंस भी ज्यादा थे। यही कारण है कि यहाँ पर जो हेक्टर मुनरो हैं जो कि गंदे से दिख रहे हैं, इनकी यहाँ पे विक्ट्री हो जाती है, यहाँ पे इनकी विक्ट्री हो जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे शाह आलम टू सूजा उद्दौला और मीर कासिम की, तो यहाँ पे इनकी हार हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो शाह आलम टू है, हार होने के बाद शाह आलम टू से कहते हैं भाई तुम्हें अब कहीं नहीं जाना, तुम यहाँ कहाँ बैठोगे, तो बोले इनसे कि तुम यहाँ पे जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद और यहाँ पे कढ़ा जो कि एक छोटा सा आप कह सकते हो एरिया था, शाह आलम टू को बोलते हैं कि भाई तुम आके अब यहाँ पे बैठोगे और यहीं से अपना राज सिंहासन सब कुछ करोगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं दिल्ली में बैठ के शासन करने की, तो क्योंकि तुम उसके लायक नहीं बच्चे, क्योंकि तुम हमसे अब हार चुके हो। उसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर होता है और हेक्टर मुनरो के हाथ में बंगाल लग जाता है, अवध लग जाता है, दिल्ली लग जाता है, तो इनसे खुशी नहीं समाई जाती। ये बोलते हैं ये क्या हो गया भाई, हेक्टर मुनरो को खुद भी नहीं पता था कि ये बैटल में ये लोग हार जाएंगे और हमें इतना सारा एरिया मिल जाएगा, समझ रहे हो आपकी नहीं। तो यहाँ पर ये लोग है लॉर्ड क्लाइव को बुलाते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद लॉर्ड क्लाइव वापस चले गए थे, ब्रिटेन चले गए थे, और यहाँ पर ये लॉर्ड क्लाइव को वापस बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ही वो पर्सन थे जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में पहली बार हिंदुस्तान के लोगों के साथ लड़ाई की थी। तो लॉर्ड क्लाइव को ये वापस बुलाते हैं और कहते हैं भाई लॉर्ड क्लाइव जी वापस आओ, हमें बताओ कि जो हम इतना एरिया जीत चुके हैं आखिरकार हम इस एरिया का करें तो क्या करें, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। तो यहाँ पर ये लॉर्ड क्लाइव को वापस बुलाते हैं और लॉर्ड क्लाइव जी जैसे ही यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर, हिंदुस्तान में आते हैं, तो बोलते हैं अब बताओ करना क्या है। तो भाई शाह आलम टू को तो यहाँ पे बिठा दिया। उसके बाद इनसे कहते हैं वॉर इंडेमनिटी चुकाओ, जितना हमारा नुकसान हुआ है वो पूरा का पूरा तुम्हें ही भरना है, इस चक्कर में मत रहना कि तुम्हें नहीं भरना पड़ेगा। तो वॉर इंडेमनिटी चुकाते हैं। किसकी बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे बात हो रही है बच्चों बैटल ऑफ बक्सर की, बैटल ऑफ बक्सर की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपका बैटल ऑफ बक्सर था जिसमें हम बात करते हैं कि भाई आखिरकार आपके कौन कौन इन्वॉल्व थे यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में। बैकग्राउंड मैंने आपको पूरा बता दिया। यहाँ पे जो मीर कासिम होते हैं आपको पता है मीर जाफर की जगह पे ये बैठे होते हैं और इन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाते हैं किसके साथ, नवाब ऑफ अवध के साथ और मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ। फिर यहाँ पे है सूजा उद्दौला जो कि आपके अवध के नवाब रहते हैं और ये भी कॉन्फेडरेसी में एक हिस्सा रहते हैं। शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर हैं और ये भी ब्रिटिशर्स को चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि भारत से ब्रिटिशर्स का छुटकारा हो।
है ना, ये भी ताकि ब्रिटिशर्स जाएं। उसके बाद आपके हैं हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे हैं और यहाँ पे ये ब्रिटिश आर्मी को लीड करते हैं और जीत जाते हैं। अब आते हैं रॉबर्ट क्लाइव जो कि ट्रीटीज को साइन करते हैं शुजा उद दौला और शाह आलम II के साथ। उसके बाद हम देखें कि भाई बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट क्या हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला रिजल्ट तो यही कि भाई ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं, हेक्टर मुनरो वॉन अ डिसिसिव बैटल, और रॉबर्ट क्लाइव का इसमें मेजर रोल था। फिर यहाँ पर जो बंगाल का नवाब रहता है उसको चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो एक चीज आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, द सीड विच वॉज सोन एट द बैटल ऑफ बक्सर फॉर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दैट फ्लावर्ड एंड ब्लूम्ड, सॉरी ऐसा नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, द सीड विच वॉज सोन एट द बैटल ऑफ प्लासी फॉर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया दैट फ्लावर्ड एंड ब्लूम आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद फ्लावर हुआ था, ब्लूम हुआ था, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन कंप्लीटली लेड हो गई थी, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर का, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ पे चेंज भी कर दिया था, किसको चेंज कर दिया था, नवाब को चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे मीर जाफर का जो यहाँ पे कौन था, दामाद को बिठाया था, मीर कासिम को, अभी उनके बेटे को बिठा देते हैं नजीम उद्दौला को कि भाई तुम बनोगे पपेट नवाब, जैसा कहेंगे वैसा करना, और नहीं किया तो गए काम से। फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई, है ना। उसके बाद जो क्लाइव है उन्होंने पॉलिटिकल सेटलमेंट्स किए एम्परर शाह आलम II के साथ और शुजा उद दौला के साथ। यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज बहुत अच्छे से अभी से समझनी चाहिए, वो चीज ये है, मैं आपको बता देती हूँ, वो चीज ये है बच्चों कि यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ पे जब लॉर्ड क्लाइव आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्या इंट्रोड्यूस करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले तो दीवानी राइट्स, और सेकंड है आपका निजामत राइट्स, दीवानी राइट्स एंड निजामत राइट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स में बेसिकली हम बात करेंगे, और निजामत राइट में, निजामत राइट इज अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, ये आपके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। और जो आपकी दीवानी राइट है ये किससे रिलेटेड है बच्चों, तो ये आपके रेवेन्यू से रिलेटेड है। समझ में आया, रेवेन्यू। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो निजामत राइट है वो आपके नवाब रख लें, और यहाँ पे जो ये राइट्स हैं ये कौन रखेंगे, इंग्लिश, मतलब ये हम ब्रिटिशर्स रखेंगे। तो इससे एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई कि जैसे ही इन्होंने अपनी पहली डुअल पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ से हमें सिर्फ एक चीज समझ में आती है बच्चों कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनका जो मेजर इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू में है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब क्योंकि उनका इंटरेस्ट पैसों में है, क्योंकि पैसा बोलता है, यस और नो, तो इनका इंटरेस्ट कहाँ है, इनका इंटरेस्ट तो है नोटों की गड्डी में, इनका इंटरेस्ट तो है पैसों में। अब क्योंकि इनका इंटरेस्ट पैसों में है तो पैसे को लाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि ये यहाँ के ट्रेड के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये टैक्सेशन के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, ये यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है इन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया था, इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पे ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके साथ किंग के साथ यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी नवाब बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पैसे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये गए भी थे, आगे हम देखेंगे किस तरीके से। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें ये लोग इंटरेस्टेड हैं किसमें, रेवेन्यू में। अब लेकिन बच्चों यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी रेज होता है कि मैम अगर ये रेवेन्यू में इंटरेस्टेड थे और ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल थे तो इन्हें लॉ एंड ऑर्डर रखने में क्या ही दिक्कत हो रही थी, वो भी रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे बच्चों। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव अपने जस्टिफिकेशन में ऐसा कहते हैं, उनका जब जस्टिफिकेशन आता है तो वो ऐसा कहते हैं कि हमने डायरेक्टली रेवेन्यू को इसलिए रखा था, लॉ एंड ऑर्डर को इसलिए नहीं रखा था, क्योंकि हम अगर लॉ एंड ऑर्डर को रख लेते तो जिस तरीके से मीर कासिम, शुजा उद दौला, शाह आलम II ने कॉन्फेडरेसी बनाई थी हमें हराने के लिए, हो सकता है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को रखते तो पूरा भारत एक हो जाता और हमें हरा देता। इसीलिए इन्होंने डिप्लोमेटिक खेला, किस
ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, और इन्होंने किसको रखना अपने साथ मुजाफिर समझा, तो रेवेन्यू सिस्टम को, दैट इज दीवानी राइट्स को। और दूसरा रीजन ये भी कहते हैं कि कहीं ब्रिटिशर्स को भी, जो इंग्लैंड में बैठे हैं, उनको भी इनसिक्योरिटी नहीं हो जाती कि हमने इन्हें ट्रेड करने भेजा था और ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट्स और नॉट? तो यही कारण है इन्होंने दीवानी राइट्स को रखा था और लॉ एंड ऑर्डर को नहीं रखा था। समझ में आया कि नहीं? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस वाज बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, अब अगेन आपको भयानक सीन दिख रहा है कि नहीं? बैटल, जो घोड़े पे इतने बड़े बड़े इंग्लिश मैन्स हैं और यहाँ पे हमारे जो नीचे गिर चुके हैं, दैट आर इंडियंस। देन उसके बाद अब आपका आ जाता है एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर के लिए हमें फिर से एक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बिना उसके हम नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक बार और फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे हम। ओके, अभी हम समझेंगे कि भाई आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कैसे हुआ, ठीक है ना? तो एंग्लो मैसूर वॉर के लिए हमें फिर से एक मैप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको मैप इसलिए बना के समझाती हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से क्या कर पाओ, इमेजिन कर पाओ, है ना? तो फर्स्ट एंग्लो, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की जब हम बात करेंगे तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज ये समझनी पड़ेगी बच्चों कि यहाँ पर ये जो आपका रीजन है इसको कहते हैं कार्नेटिक रीजन। कार्नेटिक रीजन, यहाँ पे जो आपका है ये है ट्रेवेनकोर। यहाँ पे क्या है? ट्रेवेनकोर। यहाँ पे बच्चों हैं निजाम। यहां बैठे हुए हैं आपके मराठास। बंगाल आपको पता ही है ब्रिटिशर्स के पास है। ये मैंने सारा का सारा ग्रीन से क्यों बनाया अभी आपको बताती हूँ। ये आपका बंगाल है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो चीज ये है, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला रीजन, ये आपका बेसिकली क्या है? मैसूर स्टेट। मैसूर स्टेट। और यहां पर है आपका, ब्लू से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, यहां पे है आपका मालाबार। मालाबार। अब यहाँ पे क्या होता है, मैसूर की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो मैसूर में उस टाइम पे होती है वुडियार डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी होती है? वुडियार डायनेस्टी। और वुडियार डायनेस्टी का आप कह सकते हो डी फैक्टो रूलर, मतलब कि मिलिट्री कमांडर होते हैं हैदर अली, जो कि आपके बहुत ज्यादा पावरफुल कमांडर होते हैं। तो यहाँ पे आपके रहते हैं हैदर अली। हैदर अली। अभी तक तो बच्चों हमने ये समझा, अभी तक हमें ये समझ में आया कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या जीत लिया। आप देखो, कार्नेटिक रीजन जो है ये ब्रिटिशर्स के पास है। ब्रिटिशर्स के पास आपका जो कार्नेटिक रीजन है, ट्रेवेनकोर इनके पास है, बंगाल इनके पास है। ये सारी की सारी रीजन्स जो हैं ये पहले से ही ब्रिटिशर्स के पास है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मालाबार के ऊपर जो है, यहाँ पे जो बेसिकली कंट्रोल होता है वो रहता है मैसूर डायनेस्टी का। मैसूर डायनेस्टी का वो रहता है कंट्रोल। लेकिन अंग्रेज जो रहते हैं इनको यहाँ से ट्रेड करनी होती है मालाबार से। तो यहाँ पे लड़ाई हो जाती है कि भाई मालाबार से कौन ट्रेड करेगा। तो वुडियार डायनेस्टी जो यहाँ बैठी रहती है, हैदर अली, भाई ऐसे कैसे तुम ट्रेड करोगे? तुमने बंगाल सोचा था, तुमने वो हड़प लिया, तो अब तुम क्या हमें भी कमजोर समझते हो कि तुम अब मालाबार से चाहो तो वहां से भी ट्रेड कर पाओ? तो यहाँ पर इसीलिए आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है। दूसरा कारण ये भी था ब्रिटिशर्स का, ये था कि भाई कार्नेटिक रीजन हमारे पास है, ट्रेवनकोर हमारे पास है, अब बीच में तो तुम फंस रहे हो ना, तो दिक्कत तो हमें होती है आने जाने में। इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा इनको भी निपटाओ। तो इनको तो सिर्फ एक रीजन मिल गया था लड़ाई करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका इसीलिए बच्चों होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में मैं आपको बता दूं, जो आपके ब्रिटिशर्स हैं
वो निजाम को भी अपने साथ रख कर लेते हैं और साथ में मराठास को भी अपने साथ कर लेते हैं। तो ये तीनों ही मिलकर कौन, ब्रिटिशर्स, निजाम और मराठा किसके साथ लड़ाई करते हैं, हैदर अली के साथ वॉर करते हैं, जो कि आपका कहाँ पे कौन से, मैसूर स्टेट में हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात होती है, बात किसकी होती है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, जिसमें कि आपका मैसूर का रूलर कौन होता है, हैदर अली, और यहाँ गवर्नर कौन होता है, लॉर्ड वॉलेस। और यहाँ पे ट्रीटी देखेंगे तो यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। रिजल्ट क्या होता है, इंग्लिश डिफीट हो जाते हैं। आप देखो कि इंग्लिश के साथ निजाम भी हैं, मराठास भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि हैदर अली कितने पावरफुल थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे डर जाते हैं कि भाई हैदर अली तो बहुत ही खतरनाक है, मैसूर स्टेट तो खतरनाक है, पूरे के पूरे तीनों को मिला के हरा दिया, कुछ तो बात है मैसूर स्टेट में, तभी तो हराया है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ट्रीटी साइन हो जाती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें ब्रिटिशर्स ये कह देते हैं कि भाई अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए आएंगे, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो मैसूर स्टेट की हेल्प करेंगे। समझ में आया कि नहीं। सो दिस वाज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अभी हम बात करते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर, सॉरी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से एक मुझे ब्लैंक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए। तो हम फिर से समझते हैं कि भाई आखिरकार आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ है। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर बच्चों आपका इसीलिए हुआ है कि यहां पर हम देखेंगे, यहां पे हमने देखा मैसूर स्टेट था, यस और नो, मैसूर स्टेट था। मैसूर स्टेट में अभी आपके हैदर अली है कि नहीं, और प्लस इनके साथ अभी इनके बेटे जो टीपू जी हैं, टीपू सुल्तान, ये वही टीपू सुल्तान है जो कि जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, जिनके इनका जो रिलेशन थे फ्रेंच के साथ बहुत ही बढ़िया थे। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ में इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को भी प्लांट किया था। टीपू सुल्तान इसीलिए जाने जाते हैं जो कि हैदर अली के बेटे थे, जो कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में फॉट करेंगे। अब यहाँ पे इनके पास यहाँ पे क्या रहता है, मैसूर स्टेट में अभी हैदर अली और टीपू सुल्तान रहते हैं। अब यहाँ से जो मराठा होते हैं इनको डर लगता है राइजिंग पावर ऑफ मैसूर की, तो यहाँ पे मराठा जो है इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर स्टेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तब इन हैदर अली को याद आता है कि भाई यस हमने तो एक ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन यहीं पे टीपू सुल्तान के जो रिलेशंस हैं वो फ्रेंच से बहुत अच्छे रहते हैं, फ्रेंच से, तो ये फ्रेंच की भी हेल्प लेते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं, जब यहाँ पे ये फ्रेंच की हेल्प ले रहे होते हैं तभी बच्चों यहाँ बैकग्राउंड में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे चल रहा है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये 1771 टू लगभग 1783 चलता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यहाँ पे ऑपोजिट में कौन रहता है, तो यहाँ पे एक तरफ तो रहते हैं इंग्लिश और दूसरी तरफ रहते हैं फ्रेंच, मतलब कि इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं वो दुश्मन हैं अभी एक दूसरे के। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें किससे पता चल रहा है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। अब यहाँ पर जो टीपू सुल्तान है ये तो फ्रेंच की हेल्प ले रहे हैं, मतलब कि मैसूर स्टेट फ्रेंच की हेल्प ले रहा है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश रहते हैं उनको भाई गुस्सा आ जाती है कि तुम्हें फ्रेंच की हेल्प लेनी थी तो हमसे क्यों हेल्प मांगने आए हो। तो बोलते हैं हम नहीं मानते किसी ट्रीटी ऑफ मद्रास को, और ट्रीटी ऑफ मद्रास को ये क्या कर देते हैं, मानते नहीं है और हेल्प नहीं करते हैं किसकी, हैदर अली और टीपू सुल्तान की। यही कारण होता है बच्चों कि अब आपका हो जाता है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी को ब्रीच कर दिया। समझ में आया। तो दिस वाज द बैकग्राउंड एंड दिस वाज कि आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बैकग्राउंड में चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश मदद नहीं करते हैं और आपका यहाँ पे फॉट हो जाता है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो दिस वाज सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें हैदर अली, टीपू सुल्तान होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर होते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो कर्नाटक रीजन की कैपिटल होती है आरकॉट, और कैनौर वाला जो रीजन होता है वो कैप्चर कर लेते हैं। कौन कैप्चर कर लेते हैं बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कैप्चर कर लेते हैं कौन, मैसूर स्टेट, कि तुमने ऐसी हरकत की, ट्रीटी को ब्रीच किया तो हम तुम्हारे एरिया को ले लेते हैं। कई सारा रीजन जो है मैसूर स्टेट कैप्चर कर लेता है। इसीलिए जब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है
तो यहाँ पे यही डिसाइड होता है कि भाई जिसका जो जो रीजन है वो सब एक दूसरे को वापस कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो बच्चों जो हैदर अली है वो इस वॉर के बाद यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अभी मैसूर स्टेट डूबा नहीं है, अभी इनका बेटा जिंदा है, टीपू सुल्तान। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आपका होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे होता है तो टीपू सुल्तान से ये सहन नहीं होता कि मेरे फादर की डेथ हो गई, जो कि इतने ब्रेव थे, वो भी ब्रिटिशर्स की वजह से। इसलिए टीपू सुल्तान प्लानिंग अपनी जारी रखते हैं ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे बच्चों आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करती हूँ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते हैं अपने रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए बेसिकली। तो ये रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये पीस में ज्यादा भरोसा करते थे, शांति में ज्यादा भरोसा करते थे। इनको लगता था कि भाई शांति से ही हर चीज को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, फिगर आउट कर लिया जाए। और यही कारण है कि जो आपके कॉर्नवालिस हैं, टीपू सुल्तान जो हैं इनकी टेरिटरी पे अटैक करते हैं और कॉर्नवालिस कहते हैं कि भाई क्या चाहते हो वो बता दो, पीस के थ्रू हम आराम से शांति से इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान इस बात को नहीं मानते हैं। फिर कॉर्नवालिस को विवश होकर यहाँ पे बैटल फॉट करना पड़ता है और कॉर्नवालिस जो है वो टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। टीपू सुल्तान जैसे ही यहाँ पे हारते हैं, कई सारे मैसूर स्टेट की जो टेरिटरी है दैट गोज इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स। नॉट ओनली दिस, टू सन ऑफ द टीपू सुल्तान आल्सो गोज टू द ब्रिटिशर्स, आल्सो गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। और 2 टीपू सुल्तान के बच्चे भी ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। और इसके बाद जो टीपू सुल्तान को जो शर्म महसूस होती है वो सिर्फ टीपू सुल्तान ही जान सकते हैं। और यही कारण टीपू सुल्तान को बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं कैसे हार गया, मेरे 2 बच्चे उनके पास चले गए। यही कारण है कि टीपू सुल्तान फिर से शांत नहीं बैठते हैं और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की तैयारी में जुट जाते हैं। और फिर आपका होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में यहाँ पे टीपू सुल्तान रहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि सब्सिडरी अलायंस के लिए जाने जाते हैं, वो यहाँ पे वॉर को फॉट करते हैं और टीपू सुल्तान की यहाँ पे डेथ हो जाती है। सब्सिडरी अलायंस क्या है बच्चों, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस ट्रीटी का रिजल्ट सब्सिडरी अलायंस हो गया था। मैसूर स्टेट जो है वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर चला गया था। तो मैं आपको एक बार सब्सिडरी अलायंस भी यहाँ पे बता देती हूँ सो दैट द थिंग्स गेट मोर क्लियर टू यू। तो सब्सिडरी अलायंस की जब हम बात करेंगे तो आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये आपका ये आपका भारत है, दिस इज भारत। अब यहाँ पे आप समझो ये एक स्टेट है ए, ये स्टेट है बी, ये स्टेट है सी, ये स्टेट है डी, ये स्टेट है ई, ये स्टेट है एफ। इस तरीके से कई सारे भारत में प्रिंसली स्टेट है, छोटे छोटे बड़े बड़े राज्य बहुत सारे हैं, है ना। अब यहाँ पे जो ये राज्य हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं बच्चों, जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये कहते हैं, ये ब्रिटिशर्स है गुस्से वाले। अब ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये क्या कहते हैं, इनसे सब्सिडरी अलायंस का मतलब है बेसिकली लॉर्ड वेलेस्ली हैं, ये लॉर्ड वेलेस्ली। अब यहाँ पे जो लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे क्या करते हैं, सब्सिडी अलायंस का मतलब ये है कि इनके पास होती है अच्छी आर्मी, और क्योंकि इनके पास अच्छी आर्मी होती है तो डिप्लोमेटिकली ये एक एक राज्य के राजा के पास जाते हैं और वहां के राजा से ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं, मान लीजिए ए के पास गए और ए के राजा से ये कहते हैं कि आप हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, आप अपने आसपास देखो, आप कितने सारे राज्यों से घिरे हो, ये राज्य कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो राज्य को हड़पना है, अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करना है। तो इस तरीके से जो यहाँ के जो भारत के राजा होते हैं, ठीक है, जो कि भारत के राजा होते हैं, इनको ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, और यही कारण है भारत के राजा जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात मान गए। और ये बात मनवाने के लिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क्योंकि ये आपके ऊपर अटैक कर देंगे, आप हमारी आर्मी रख लो, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी आर्मी दे देंगे, ठीक है ना, जब भी वॉर होगा हम आर्मी दे देंगे। तो ऐसा कौन सा राजा होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारे पास आर्मी अच्छी हो। तो ये बोल देते हैं ठीक है भाई, नंबर 1 आर्मी दे दो, आर्मी दे दो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई हम आपको आर्मी दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बदले में हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप हमारी आर्मी का एक्सपेंस उठा लो, ट्रेनिंग हम उनको देंगे, इक्विप हम करेंगे, मॉडर्न लाइन में जितनी भी चीजें हैं उनको हम सब सिखाएंगे, एक्सपेंस आपको देना है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंस के लिए भी मान जाते हैं कि भाई ठीक है हम एक्सपेंस भी देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सब्सिडी अलायंस की। तो यहाँ पे तीसरी चीज वो
वो जो यहाँ पे कहते हैं कि आप सब कुछ दे रहे हो, अब हम जो ब्रिटिशर्स हैं हम अपना एक एम्प्लॉय आपके राज्य में छोड़ देंगे ताकि वो देख पाए कि भाई आपने जो हमसे जब आर्मी मांगी है तो कहीं वो गलत काम के लिए तो नहीं मांगी। तो इन्होंने, राजा ने कहा ठीक है भाई छोड़ दो। तो यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो भी छोड़ा जाता है। कहाँ पे छोड़ा जाता है? इनके राज्य में, ताकि वो देखता रहे कि यहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, मतलब जो आर्मी इन्होंने मंगाई है वो सही काम के लिए मंगाई है या फालतू में मंगाई है। उसके बाद चौथी चीज जो यहाँ पे है वो कहते हैं कि आप जब भी वॉर फॉट करोगे, जब भी आपको हमारी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें आप ये पता होना चाहिए कि भाई रीजन सही है कि नहीं। तो उसके लिए ऑफिशियल्स हैं जो कि बताएंगे। फिर ये कहते हैं कि आपको हमारी परमिशन भी लेनी पड़ेगी। क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी बच्चों? क्योंकि आखिरकार आर्मी तो इंग्लिश ही देने वाले हैं ना, यस और नो। जब आर्मी इंग्लिश मना ही कर देंगे कि नहीं आएगी हमारी आर्मी तो कैसे होगा? इसलिए परमिशन। तो ये चारों चीजें जब सेटिस्फाई होंगी तो दिस इज सब्सिडरी अलाइज। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि यू कैन नॉट एंटरटेन एनी अदर फॉरेनर्स एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स। तो आपको किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स का। अब मुझे आप ही बताओ बच्चों, सभी के पास इस तरीके से इन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस पे साइन किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया। अब कौन लड़ेगा? अगर बी और सी की लड़ाई हो रही है तो क्या ब्रिटिशर्स अपनी आधी आर्मी इधर आधी आर्मी इधर करवा के अपने ही लोगों को मरवाएगा क्या? बताओ, मरवाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मरवाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे राज्य जो है सब्सिडरी अलायंस की चपेट में आ जाते हैं और आप कह सकते हो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपना एम्पायर फैलाते जा रहे हैं और किसको अंदर करते जा रहे हैं, कंट्रोल में करते जा रहे हैं? भारत को। सो दिस वाज सब्सिडरी अलायंस। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इसके अलावा हम देखेंगे आपका एंग्लो मैसूर वॉर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों आता है आपका एंग्लो मराठा वॉर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर को समझने के लिए आपको फिर से अगेन आपको स्लाइड में समझना पड़ेगा और बिना देरी करे हम समझते भी है। तो एंग्लो मराठा वॉर को हम समझेंगे और एंग्लो मराठा वॉर को समझने के लिए आपको बच्चों फिर से हम देखते हैं। ओके, ये मैं आपको बता रही हूं बेसिकली मराठा एम्पायर, ठीक है ना। लिख देती हूं मैं यहां पे मराठा। बेसिकली अगर हम बात करेंगे बच्चों की आपके पहले पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। ये सुनो, बालाजी विश्वनाथ। फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपके आ जाते हैं बाजीराव फर्स्ट। फिर आपके यहां पे आते हैं बाजीराव। यस और नो? बालाजी। ये बाजीराव फर्स्ट वही हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए रूल किया था, लेकिन अपनी लाइफ में एक भी वॉर को नहीं हारे थे। ही वॉज द हीरो ऑफ द मराठा एम्पायर। फिर यहाँ पे आते हैं आपके माधवराव। अब माधवराव का टाइम पीरियड बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनका टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट था, चेंजिंग पॉइंट था हिस्ट्री में। किसकी हिस्ट्री में? इंडिया की हिस्ट्री में। क्योंकि जो आपके छत्रपति शिवाजी हैं उनके द्वारा जो हिंदुस्तान मतलब कि हिंदुत्व साम्राज्य को देखने का उनका जो सपना था वो यहाँ पे हम कह सकते कहीं ना कहीं इसको घातक मिल गई थी, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अधूरा रह गया था, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उस टाइम पे माधवराव जो पेशवा थे और विश्वास राव सदाशिव राव की यहाँ पे डेथ हो गई थी। इसके बाद माधवराव के बाद बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पे गद्दी पे कौन बैठ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अब गद्दी पे बैठने वाले हैं बच्चों नारायण राव। कौन बैठने वाले हैं? नारायण राव। एक्चुअली मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ना अब वीक लाइन ऑफ सक्सेशन रहेगी और यहाँ पे मराठास का डिक्लाइन चालू हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज चल रहा है ना, इस डिक्लाइनिंग फेज में ही अब आपके होने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? सो दिस इज एंग्लो मराठा वॉर। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर आपका हम देखेंगे तो यहाँ पे आगे क्या होता है,
यहाँ पे हम समझते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो बच्चों माधव राव हैं, माधव राव के बाद गद्दी पे बैठना था किसको? रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव को गद्दी पे बैठना था, लेकिन क्योंकि रघुनाथ राव को गद्दी पे बिठाते नहीं है और इनको बिठा देते हैं, तो रघुनाथ राव जो है ये किल कर देते हैं। किसको किल कर देते हैं? नारायण राव को। नारायण राव को मार देते हैं। जैसे ही ये नारायण राव को मार देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो रघुनाथ राव रहते हैं, जो बाकी के पेशवा रहते हैं, वो सब बहुत भयानक स्थिति में जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो रघुनाथ राव को कौन बचाएगा? तो रघुनाथ राव जो रहते हैं ये यहाँ पर भाग के जाते हैं किसके पास? ये किसके पास भाग के जाएंगे? ये भाग के जाते हैं अंग्रेजों के पास। यहाँ अंग्रेज बंगाल में थे, मद्रास में थे, बॉम्बे में थे। ये उस टाइम की बात है बच्चों जब यहाँ पे जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, जो गवर्नर था बंगाल का, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। मतलब कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जितने भी गवर्नर थे वो सभी के सब किसके अंडर में आते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। लेकिन रघुनाथ राव जो यहाँ पे रहते हैं ये मदद आपकी मांगते हैं गवर्नर ऑफ बॉम्बे से, और बॉम्बे से मदद मांगने के बाद यहाँ पर ये क्या करते हैं? ट्रीटी साइन कर लेते हैं। कौन? रघुनाथ राव। जैसे ही ये यहाँ पर एक ट्रीटी साइन करते हैं, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लेते हैं, लगभग 1775 की बात है। और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करने में ये कह देते हैं कि सालसेट और बैसेन जो है वो ब्रिटिशर्स हम आपको दे देंगे। और यहाँ पर जो यहाँ पे गवर्नर है बॉम्बे के, ये ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, इनको गुस्सा आ जाती है कि भाई ऐसे कैसे, मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूँ, तुम सब मेरे अंडर में आते हो, तो तुम सब ये ट्रीटी कैसे साइन कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे बिना परमिशन की ट्रीटी साइन कर रहे हो? तो यहाँ के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये कहते हैं हम नहीं मानते कोई ट्रीटी ऑफ सूरत वूरत, हम नहीं मानते, और हम यहाँ पे सवाई माधव राव को पेशवा अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या मानते हैं? सवाई माधव राव, सवाई माधव राव, बोले सवाई माधव राव। यहाँ पे ट्रीटी है, ट्रीटी ये विलियम बेंटिक की बात है जब यहाँ पे ये गवर्नर थे। किसको मान लिया इन्होंने? भाई सवाई माधव राव को, कि भाई यहाँ पे जो सवाई माधव राव हैं ये यहाँ पे बैठेंगे। अब यहाँ पे सवाई माधव राव गद्दी पे बैठते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों बाजीराव टू, और बाजीराव टू के टाइम पे यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होगा, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्या था? डाउनफॉल ऑफ मराठास। दिस इज डाउनफॉल ऑफ मराठास। इस तरीके से मराठास का क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों? डिक्लाइन हो रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रघुनाथ राव जो है यहाँ पे हेल्प करने जाते हैं, और यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ सूरत को भाई गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको नहीं मानते हैं, और सवाई माधव राव को यहाँ अपॉइंट कर देते हैं और इन्हीं को पेशवा मानते हैं। अब जैसे ही इनको पेशवा मानते हैं तो बाकी के सारे लोग क्या कहते हैं? वाह वाह करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है मराठा से तुमने वो कर कर। और यहाँ ये दूसरी ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि भाई इनको जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करना। तो बोले बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे और साथ में काम करेंगे। तो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और यहाँ पर क्या होता है लेकिन बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रेंच ट्रेवलर होते हैं। ट्रीटी साइन होने के बाद एक फ्रेंच ट्रेवलर हैं जिनका नाम है चेवेलियर। फ्रेंच ट्रेवलर हैं जिनका नाम मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक फ्रेंच ट्रेवलर है जिनका नाम है चेवेलियर, ठीक है ना, फ्रेंच ट्रेवलर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये विजिट कर जाते हैं। फ्रेंच ट्रेवलर जो हैं ये आपके कहाँ विजिट कर जाते हैं? कहाँ विजिट कर जाते हैं बच्चों? तो ये आपके आके मराठा एम्पायर में विजिट कर जाते हैं। जैसे ही ये यहाँ पे आके आपके विजिट करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश की तो दुश्मनी आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? तुमने फ्रेंच को कैसे किया? ट्रीटी साइन हो गई, हमने सवाई माधव राव को पेशवा माना, और तुमने यहाँ पे क्या किया? तुमने यहाँ पे फ्रेंच को वापस से बुला लिया। तो यहाँ पे अब आपका हो जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। समझ में आया कि नहीं? तो दिस वॉज आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी मैंने विलियम बेंटिक का नाम ले लिया था, आई थिंक वॉरेन हेस्टिंग्स थे, क्योंकि आपका टाइम देख रहे हो आप 1775 टू 82। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहली बार वही बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक नहीं, शायद मैंने गलत नाम ले लिया था, बट ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसको रघुनाथ राव ने सपोर्ट किया था, और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हो गई थी, और बोथ एग्रीड टू हेल्प ईच अदर, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। फिर यहाँ
यहाँ पे आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चालू होता है। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो मैं आपको फिर से इसमें मुझे फिर से एक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, फिर से हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप समझने को आए हो और मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ। ये सुनो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि आपके सवाई माधवराव पेशवा थे, सवाई माधवराव के बाद आपके आ गए हैं बाजीराव टू। मुझे इतिहास में अगर सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई लगता है तो दैट इज बाजीराव टू। क्यों लगता है मैं आपको बता देती हूँ। अब आप एक चीज और यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं आपको थोड़ा सा ओके ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पुणे है, ठीक है ना, पुणे। और बच्चों पुणे में बैठे हैं बाजीराव टू, बाजीराव टू पुणे में बैठे हुए हैं। पुणे में कौन बैठा है? बाजीराव टू। यहाँ पे आपकी होलकर डायनेस्टी है और होलकर डायनेस्टी में आपके हैं यशवंत राव होलकर। और यहीं पे अगर मैं बात करूंगी कि आपके ऊपर सिंधिया में कौन बैठे हैं, तो यहाँ पे बैठे हैं दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। बच्चों ये वही यशवंत राव होलकर हैं जिन्हें नेपोलियन ऑफ मराठास के नाम से जाना जाता है। यशवंत राव होलकर बहुत ज्यादा पावरफुल और वेलर इंसान थे। यशवंत राव होलकर वाज द इंडियन लायन हु वाज हंटिंग डाउन द इंग्लिश हायनास। और आप कह सकते हो कि उन्होंने एक एक करके हर सारे के सारे ब्रिटिशर्स को हराया, और हराने के बाद अपने नेम और फेम और वेलर के कारण ही वो नेपोलियन ऑफ मराठास कहलाने लगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके पुणे हैं, जो पुणे में आपके बाजीराव टू जो पेशवा बैठे हैं, इनको यशवंत राव से बहुत ज्यादा जेलेसी होती, बहुत ज्यादा जेलेसी। और यही कारण है कि यशवंत राव होलकर के भाई रहते हैं और भाई का नाम होता है बिठोजी होलकर। क्या नाम रहता है बच्चों? तो इनका नाम रहता है बिठोजी होलकर। अब ये जो बिठोजी होलकर है ना बच्चों, मैं आपको बताऊं तो बाजीराव टू जो है इन बिठोजी होलकर की हत्या करवा देते हैं, इनकी डेथ करवा देते हैं। हाथी के पैरों के तले इनको कुचलवा के, इतनी भयानक इनकी मृत्यु होती बिठोजी होलकर की। और ये देखकर यशवंत राव होलकर का खून खौल जाता है। इसी समय जो आपके दौलत राव सिंधिया रहते हैं, दौलत राव सिंधिया पेशवा बाजीराव टू के साथ ही मिले रहते हैं। क्यों? क्योंकि दौलत राव सिंधिया को भी डर रहता है कि कहीं ना कहीं यशवंत राव होलकर अपने एम्पायर को जब एक्सटेंड करे तो कहीं मुझे ना हरा दे, इसलिए ये बाजीराव टू की हेल्प करते हैं। और बाजीराव टू की इतनी गंदी हरकत करने के बाद यशवंत राव होलकर का खून खौल जाता है। और तुरंत ही जो यशवंत राव होलकर रहते हैं, तो ये यहाँ पर तुरंत ही पुणे के ऊपर अटैक कर देते हैं 1802 में। और जैसे ही पुणे के ऊपर अटैक करते हैं तो बाजीराव टू जो कि डरपोक और कायर रहते हैं, ये रोते रोते भाग जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास कि मदद करो, मदद करो, मेरे लोग मुझे मार रहे हैं। लेकिन खुद की गलती नहीं बताएंगे कि इन्होंने अपनों के साथ कैसी हरकत की है। और यही कारण है कि जैसे ही बाजीराव टू जब ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं, so that means बाजीराव टू has sold the name, fame, respect of the entire Maratha Empire into the hands of the Britishers within the seconds. And this is the reason why Yashwant Rao Holkar has attacked on Bajirao II in the year 1802-03. And this is the reason why every Maratha Empire has taken out their sword and they were ready to fight for the Second Anglo-Maratha War. And this was the background of the Second Anglo-Maratha War and why the Second Anglo-Maratha War was fought. Is the point clear to you? I hope the things are more clear to you और इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके तो अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से आपके स्वॉर्ड उठा लेते हैं भाई, सभी सब लड़ाई करेंगे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देखो, आप टाइम देख सकते हो 1803-06 में जब आपका पुणे पे यशवंत राव होलकर अटैक करते हैं, उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर होता है। यहाँ पे जॉर्ज बार्लो रहते हैं, ट्रीटी ऑफ बैसिन साइन होती है, बेसिकली मराठास हार जाते हैं यहाँ पे और ब्रिटिशर्स को कई सारी टेरिटरी यहाँ पे मिल जाती है। फिर आपका बच्चों आते हैं यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के आने तक ब्रिटिश मराठा एम्पायर में कोई भी नहीं बचता है। और क्योंकि मराठा एम्पायर में
में बच्चों यहाँ पे कोई भी नहीं बचता है, बहुत ही कम लोग यहाँ बचते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, यहाँ पे हेस्टिंग्स हैं, और मराठा जो हैं यहाँ पर इनका जो वॉर रहता है यहाँ पे हार जाते हैं क्योंकि कोई बचता नहीं है, और ब्रिटिशर्स को भी लगता है कि जितनी जो कुछ भी बची खुची टेरिटरी है वो अब हमें वापस से मिल जाए। तो इसलिए आपका यहाँ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है और इस वॉर में ये लोग हार जाते हैं। ओके, अब आपका आ जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंग्लो सिख वॉर की। समझ में आए कि नहीं, एंग्लो सिख वॉर की हम बात कर रहे हैं। एंग्लो सिख वॉर की जब हम बात करेंगे तो आपको फिर से बच्चों ये पता होना चाहिए कि एंग्लो सिख वॉर की हम बात करेंगे। अगेन यू हैव टू गो टू द बैकग्राउंड। 1809 की बात है जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब साइन हुई थी तो यहाँ के जो सिख सरदार बैठे हुए थे, किंग बैठे थे, दैट वाज दलीप सिंह। दलीप सिंह बैठे थे। दलीप सिंह की डेथ के बाद कई सारे यहाँ पे रूलर्स आते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, फाइनली ये ओपन हो गया, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी मैं आपसे दलीप सिंह बोल दिया मैंने धोखे से। दलीप सिंह तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम आए थे। अभी यहाँ पे बैठे रहते हैं रंजीत सिंह, देन खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, चंदकौर, शेर सिंह और दलीप सिंह। ये सारे के सारे यहाँ पे रूलर्स एक के बाद एक आते हैं। ये बात है रंजीत सिंह की, जब यहाँ पे 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर का ये कहना था कि यहाँ पर सिख के बीच में और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में जो सतलज रिवर है, ये जो आपकी सतलज रिवर आपको दिख रही है, ये आपकी रिवर सतलज जो यहाँ से बह रही है, ये जो है ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री लाइन है किसके बीच में, किसके बीच में, सिख एम्पायर के बीच में, और किसके बीच में बच्चों, तो यहाँ पे सिख एम्पायर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इसी को क्यों आप कह सकते हो, इसी को क्यों एज अ वो चुना, बाउंड्री लाइन सिख को ही क्यों चुना, उसका कारण है कई सारे अटैक जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड से होते थे। जब कई सारे अटैक बच्चों नॉर्थ वेस्ट साइड से होते थे तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि इन अटैक का सामना सिख ही पहले करें ताकि ये एज अ बफर जोन एक्ट कर जाए और हम लोग बच पाए। यही कारण है बच्चों कि जो आपके सिख हैं उसको बफर बनाया गया ताकि वो सारे के सारे अटैक झेले और इस साइड एक्सपेंशन ना करे जहां ब्रिटिश का एम्पायर है। यही कारण है कि ये जो अपना एक्सपेंशन है ये मुल्तान में करते हैं, उसके बाद ये पेशावर में करते हैं, काबुल में करते हैं। तो इस साइड ये बेसिकली अपने नॉर्थ वेस्ट साइड में अपना साम्राज्य फैलाते हैं, सतलज रिवर के इस साइड नहीं आते हैं। लेकिन ये बात है 1809 की जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। लेकिन एक बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि 1845 की बात है, ट्रीटी जो आपकी सतलज रिवर है यहाँ ब्रिटिशर्स अपने सेनानियों को, सोल्जर्स को तैनात कर देते। वहीं से वहीं से जो आपके सिख एम्पायर है, सिख एम्पायर की भी सेना आ जाती है, वहां खड़ी हो जाती है। कई टाइम तो सेना यही सोचती है कि भाई आखिरकार ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, कहीं इनका वॉर करने का इरादा तो नहीं है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और जो सिख की आर्मी है वो क्रॉस करके सतलज रिवर के इस साइड आ जाती है। जैसे ही वो क्रॉस करके यहाँ आती है तो आपके जो ब्रिटिश एम्पायर में जो लोग रहते हैं वो बस कह देते हैं तुमने ट्रीटी ब्रीच करी है, अब तो बस वॉर तो होना ही था, इनको तो एक रीजन चाहिए था। इसीलिए यहाँ पे आपका हो जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो कि 1845 से 46 के बीच में चलता है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो जाती है 1846 में, जिसमें ये कह देते हैं रानी जिंदन जो है, जो कि रानी दलीप सिंह को हम एज अ रूलर अपॉइंट कर रहे हैं। तो बोले ओके ठीक है कर दो। फिर उसके बाद बोले रानी जिंदन इनकी रीजेंट रहेंगी क्योंकि दलीप सिंह बहुत छोटे हैं, तो बोले ठीक है। और यहाँ लाल सिंह जो कि इनके कमांडर होते हैं ये भी कमांडर रहेंगे, लेकिन आप कह सकते हो ये रियल में नहीं है, रियल अथॉरिटी, रियल कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में। इन सबको सिर्फ हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना, रियल कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ये सब बोले ठीक है। उसके बाद बोले हमारी कितनी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी का हम भी कुछ नहीं करेंगे और तुम्हारे साम्राज्य के लिए सिक्योरिटी भी हो जाएगी, तो हमारे कुछ लोग तुम रख लो। तो ये बोले ओके ठीक है रख लेते हैं। तो इस तरीके से इनको ब्रिटिशर्स की आर्मी को वहां छोड़ दिया गया और सिख एम्पायर को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जब इनको समझ में आता है लाल सिंह जिंदन, रानी जिंदन और इनको कि भाई आखिरकार हम सब पपेट हैं, हमारा कोई
मतलब नहीं है, इस तरीके से जिंदगी जीना तो इससे अच्छा है कि हम मरी जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि फिर आपकी बाद में ये लोग इनकी बात नहीं मानते, मतलब ब्रिटिशर्स जो ऑर्डर देते हैं उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। फिर आपकी ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन होती है, जिस ट्रीटी में आपका जो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्रिटिश रेसिडेंस हेनरी लॉरेंस के अंडर में 8 सिख सरदार को अपॉइंट करते हैं कि इसमें डायरेक्टली हेनरी लॉरेंस के अंदर ये 8 सिख सरदार हैं, वही काम करेंगे ताकि ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम हो सके। सो दिस वाज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की जब हम बात करते हैं, ओके, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सिख आर्मी, लॉर्ड हार्डिंज यहाँ से रूल कर रहे हैं। फिर यहाँ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताया। फिर बाद में एक हाँ, इसके बाद क्या होता है बच्चों, जब इतना वॉर होता है ना, तो इतने वॉर के बाद इनको ये भी कहते हैं कि जितने पैसे हमारे लगे हैं तुमको एज अ वॉर इंडेमनिटी चुकाना पड़ेगा। तो वॉर इंडेमनिटी चुकाने के बाद सिखों के पास पैसे नहीं होते हैं, और यही कारण है कि जो सिख एम्पायर में जो कश्मीर उस टाइम पे आता था, वो यहाँ पे किसको बेच देते हैं, गुलाब सिंह को बेच दी जाती है, और उससे जो पैसा आता है उससे वॉर इंडेमनिटी चुकाई जाती है। इसीलिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर आपको पता होना चाहिए, जो कि 1846 में यहाँ पे बेच दी जाती है। फिर भैरोवाल ट्रीटी होती है, जिसमें सिख जो है वो रिवोल्ट कर देते हैं, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड होते हैं विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन द क्वेश्चन ऑफ कश्मीर। फिर आपकी ट्रीटी ऑफ भैरोवाल अगेन साइन होती है 1846 में, जो कि अभी हमने देखी। फिर आपका बच्चों आता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर दीवान जो है वो मूलराज रहता है, और ब्रिटिशर्स टैक्स को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि मूलराज को पता है कि ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, और टैक्स अगर हम देंगे तो हम भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना, क्राइम करने वाला भी उतना ही बड़ा क्रिमिनल होता है जितना बड़ा क्राइम को देखने वाला, किसी का क्राइम हुआ है तो क्राइम को देखने वाला भी उतना ही बड़ा क्रिमिनल होता है जितना कि करने वाला। तो ये तो टैक्स हमसे मांग रहे हैं, हम टैक्स क्यों दें, क्योंकि हम टैक्स देंगे तो हम भी गलत कर रहे हैं खुद के साथ। तो ये टैक्स पे करने से मना कर देते कौन, मूलराज। तो यहाँ पे ये टैक्स पे करने से जैसे ही मना करते हैं, अगेन इट्स नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, ये मूलराज है, ये टैक्स पे करने से मना कर देते हैं, मुल्तान में रहते हैं, और क्योंकि ये मना कर देते हैं तो यहाँ की जो आक्रोश में जो यहाँ की जनता है वो यहाँ के पैट्रिक वैन एग्न्यू और एंडरसन, लेफ्टिनेंट एंडरसन, इनकी हत्या कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे हत्या करते हैं, ब्रिटिश रेसिडेंट जो कि हेनरी लॉरेंस के अंदर 8 गवर्नर सिख को बिठाया था, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस मूलराज को हटाया जाए, इनको फटाफट हटाओ, किसी और को गद्दी पे बिठाएंगे, और नया सिख गवर्नर यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर चालू हो जाता है। जैसे सेकंड एंग्लो सिख वॉर चालू होता है, हमें पता है जीत हो जाती है ब्रिटिशर्स की, और यहाँ पे सिख आर्मी जो है वो सरेंडर कर लेते हैं, और पंजाब इस तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाता है, ब्रिटिशर्स के हाथों में जाता है। उसके बाद 1853 में ये लोग एक यहाँ पे एक रेजेंसी यहाँ पे बिठा देते हैं, और रेजेंसी में बिठाने का कारण ये होता है ताकि पंजाब को अच्छे से गवर्न कर पाए। इस बैटल में आपके 3 बैटल फॉट होते हैं, जिसका नाम है बैटल ऑफ रामनगर, देन बैटल ऑफ चिल्हानवाला, देन थर्ड इज बैटल ऑफ गुजरात। बच्चों ये आज का गुजरात नहीं है, ये एक छोटी सी प्लेस है गुजरात, जो कि आज के पाकिस्तान में प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत जाती है, डलहाउसी इस टाइम के गवर्नर रहते हैं। 1848 से 49 तक आपका ये चला था वॉर। जैसा कि आप देख रहे हो डलहाउसी रहते हैं 1848 टू 49 सिख आर्मी, और यहाँ पे हम देख चुके हैं कि भाई डलहाउसी पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं और ब्रिटिश एम्पायर का रूल यहाँ एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिरकार इतना कुछ एम्पायर फैलाने के बाद ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, मतलब कि इंडिया गेट ट्रैप्ड इनटू द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म फॉर अबाउट 200 years, एंड इट वाज 1947 व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तो जो कोलोनियल एरा है उसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आरसी दत्त अपनी बुक इंडिया टुडे में काफी अच्छे से इन तीनों एरा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है बच्चों। उसमें से हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें से आपका पहला जो फेस है दैट इज फेस ऑफ मर्चेंटलिज्म। तो मर्चेंटलिज्म के जो फेस है दैट इज फ्रॉम 1757 टू अबाउट 1813। इसमें आपका क्या होता है
कि ब्रिटिशर्स का जो मेन फोकस होता है दैट इज ऑन ट्रेड। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो ब्रिटिशर्स चीप रेट में इंडिया से ले जाते हैं और वहां पर जाके कमोडिटीज को हाई प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स का मेन एम पैसा था। इस तरीके से वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की। अगर फ्री ट्रेड दैट इज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो कि आपका चला था 1813 से 1858 तक, इसमें हम बात करेंगे तो इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि इंडिया की जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं वो तबाह हो जाती हैं और ब्रिटिशर्स का जो फाइनल मेड गुड है वो यहाँ पर क्या होने लगता है, आने लगता है और इंडिया जो है मार्केट बन जाता है फिनिश्ड गुड का। समझ में आया कि नहीं? डिक्लाइन इन इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यू टू हैवी ड्यूटीज, एक्सपोर्ट में भी कमी हो जाती है। फिर आपका बच्चों आता है फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म का टाइम, दैट इज द फेस ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन होने लगता है तो रूल जब वो करने लगते हैं तो उन्हें ट्रेन की कनेक्टिविटी चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, कम्युनिकेशन चाहिए होता है, रहने के लिए बिल्डिंग्स चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग्स चाहिए होती है। एंड दिस इज द रीजन कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर वो आप कह सकते हो यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। यही कारण है इस फेस को हमने कैपिटलिज्म फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म का फेस कहा है, जहाँ पे कई सारी बैंक्स का, बिल्डिंग्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ है। दो इट वाज फॉर द सेल्फ मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स बट वी कैन से दैट इट हेल्प द इंडिया इनडायरेक्टली टू, isn't it? Okay. तो अभी हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। ये तो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिशर्स का 3 जगह आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था। सबसे पहला तो जमींदारी सिस्टम दैट इज परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड जो था दैट इज रैयतवाड़ी सिस्टम, जो थर्ड आपका था दैट इज महलवाड़ी सिस्टम। इन तीनों के बीच में बच्चों डिफरेंस ये था कि जब मैं कहूँ जमींदारी सिस्टम दैट इज परमानेंट सेटलमेंट जो कि कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सेटलमेंट में ये होता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो टैक्स का कलेक्शन जमींदार से करेंगे ना कि डायरेक्ट पेजेंट से करेंगे। मतलब कि यहाँ जमींदार को कह दिया जाता था कि तुम्हें 1/4 या 1/6 इतना का इतना टैक्स हमको लाके देना है, अब तुम कैसे भी लाके दो। यही कारण है कि कई सारे जमींदार जो हैं वो पेजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन करते थे। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली हमको दिखाई देता था कि जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बट द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर द ब्रिटिशर्स हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन्स। और सेकेंडली हम बात करेंगे किसकी, रैयतवाड़ी सिस्टम की। बच्चों रैयतवाड़ी का मतलब हम देखेंगे तो रैयत इटसेल्फ मींस पेजेंट्स, तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है दैट इज रैयत से हो रहा है, मतलब कि डायरेक्टली पेजेंट से हो रहा है, फार्मर से हो रहा है। फिर हम बात करेंगे महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सोशल कोहेशन, मतलब कि जब हम महलवाड़ी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा है टैक्स का दैट इज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द पीपल इन द विलेजेस में जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स देने के लिए। तो इस तरीके से तीनों आपके टैक्स सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया कि भाई आखिरकार यहाँ पे क्या है। इंट्रोडक्शन देखा तो मैंने आपको बताया 1773 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने। अगर हम बात करेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम की तो आपको पता होना चाहिए 1792 में इसको इंट्रोड्यूस किया था कर्नल रीड ने। और अगर हम बात करेंगे महलवाड़ी सिस्टम की तो इसको इंट्रोड्यूस बच्चों किया था मैकेंजी ने, लेकिन इसको मॉडिफाइड किया था विलियम बेंटिक ने। कौन से ईयर में, 1833 में, क्योंकि उस टाइम विलियम बेंटिक का रूल चलता था। सो दिस वाज कि आखिरकार इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आखिरकार आपके ये तीनों के तीनों रेवेन्यू सिस्टम कहाँ पे थे, तो आपको पता होना चाहिए आपकी जमींदारी सिस्टम जो थी वो बंगाल प्रोविंस में थी। उसके बाद जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो आपकी मद्रास और बॉम्बे में थी और मद्रास में। सबसे पहले रैयतवाड़ी तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस की थी जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। फिर महाराष्ट्र, बैरात, ईस्ट पंजाब यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि महलवाड़ी सिस्टम कहाँ किया गया था, तो ये आपका पंजाब वाले नॉर्थ वेस्ट इलाके में इसको लगाया गया था।
फिर उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे पेमेंट कौन करता था, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जमींदारी में जमींदार करते थे, रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत करते थे, और महलवाड़ी सिस्टम में ग्रुप ऑफ विलेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेशन। सो दिस इज अबाउट आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स फीसली इंडिया में ट्रेड करने आए थे और उन्होंने फीसली ट्रेड किया, और ट्रेड करने के बाद भारत में जितने की शासन थे, जितने लोगों का शासन चल रहा था, वो एक एक करके दहते गए और एक एक करके खत्म होते गए, और ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य फैला लिया। और ट्रेड करने के बाद, ट्रेड को फैलाने के बाद किस तरीके से वो रूलिंग में चेंज हो गए थे। और हम कह सकते हैं कि भारत, जिसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जब सन 1945 में हमें आजादी मिली, तो उस सोने की चिड़िया को हमने आखिरी में कैसा देखा? पॉवर्टी में देखा, अनएम्प्लॉयमेंट में देखा, इलिटरेसी में देखा, उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ गरीबी देखी। सो दिस is all about expansion of British Empire and the effect of the colonial policies of the Britishers on India. So that is all about today, दोस्तों. So thank you everyone.